आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान पाकिस्तान के सभी मसाइल दो तरफा, किसी तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में पीएम मोदी ने किया ऐलान। अपोजिशन के जादू टोने से हो रही है बीजेपी कायदीन की मौत। भोपाल की MP प्रज्ञा ठाकुर का अजीबो गरीब बयान। साबिक मरकजी वजीर चिदम्बरम की CBI हिरासत में 30 अगस्त तक तौसी। तेलंगाना बजट पर वजीर आला चंद्रशेखर राव ने मुनक्किद किया इजलास। कहा, बजट में सभी शोबों को मिले बराबर की अहमियत। और कांग्रेस कायदीन ने किया तुम्मडी हट्टी का दौरा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानियों का लगाया इल्जाम। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में दो टोक अल्फाज में कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सभी मसले दो तरफा हैं और उनमें किसी तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं है। नरेंद्र मोदी ने G7 मुल्कों के चूटी कॉन्फ्रेंस से अलग ट्रंप के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सभी मसले दो तरफा हैं और हम दुनिया के किसी भी मुल्क को जहमत नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो 1947 से पहले एक ही थे, मिलकर सभी मसलों पर बातचीत भी कर सकते हैं और उनका हल भी निकाल सकते हैं। कश्मीर मसले पर सालिसी की पेशकश कर चुके ट्रंप ने मोदी की बात से इत्तेफाक जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने मसले खुद सुलझा लेंगे। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के इलेक्शन जीतने के वक्त उन्होंने टेलीफोन पर उनसे कहा था कि पाकिस्तान को और हिंदुस्तान दोनों को गरीबी, नाखवानदगी और बीमारियों से लड़ना है। दोनों मुल्क मिलकर गरीबी और परेशानियों से लड़ें और दोनों के अवाम की भलाई के लिए मिलकर काम करें। Mr. Modi, would you like to have President Trump be involved in negotiating between Pakistan and India? भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल हैं और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान, जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी हुकूमत हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक के साथ पुरअमन रिश्ते कायम करना चाहती है। इमरान खान ने हिंदुस्तान के ज़ेर हुकूमत कश्मीर पर कौम के नाम खिताब में पाकिस्तान की तरफ से किए गए इक़दामात और मुस्तक़बिल में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ये पॉलिसी रखेगी कि हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात रखे जाएँ। भोपाल से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर ने हाल के महीनों में बीजेपी लीडरों के इंतकाल पर अजीबो गरीब बयान दिया है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि अपोजिशन बीजेपी लीडरों पर मारक शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल में अरुण जेटली और साबिक वज़ीर आला बाबूलाल गौर को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब में सभी लीडरों की मौजूदगी में यह बात कही। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में बीमारी के सबब बीजेपी के कुछ सीनियर लीडरों का क़ब्ल वक्त इंतकाल हो गया। उन्होंने एक हिस्से के जरिए अपनी बात सामने रखी। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जब वो इलेक्शन लड़ रही थी तब एक महाराज जी आए थे और उन्होंने कहा था कि बहुत बुरा वक्त चल रहा है, अपोजिशन एक मारक शक्ति का इस्तेमाल बीजेपी लीडरों के खिलाफ कर रहा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इस मौके पर हाल ही में इंतकाल होने वाले सभी लीडरों के नाम भी लिए और जिनमें मनोहर पारिकर, सुषमा स्वराज, बाबूलाल गौर और अब अरुण जेटली के इंतकाल को महाराज जी की बात से जोड़ दिया। उस समय एक महाराज जी आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी साधना को कम मत करना, साधना का समय बढ़ाते रहना, साधना कम मत करना, क्योंकि बहुत बुरा समय है और जो विपक्ष है वो एक ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, योग्य और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को संभालते हैं उन पर असर करेगा, उनको हानि पहुंचा सकता है। आप टारगेट हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा और ये होने वाला है। उन महाराज जी की बात को मैंने उतनी भीड़ में चलते चलते जो सुना और भूल गए, परंतु आज जब मैं ये देखती हूं कि हमारे वास्तव में शीर्ष नेतृत्व
कभी सुषमा जी, बाबूलाल जी, फिर जेटली जी, और ऐसे क्रमशः जो हमारे नेता पीड़ा सहते सहते और जाते हैं, मन में एक बार आया कि कहीं ये सच तो नहीं, ये आज भी प्रश्नवाचक है, परंतु सच ये है कि हमारे बीच से हमारा नेतृत्व निरंतर जा रहा है, असमय जा रहा है। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम की हिरासत की मुद्दत में 4 दिनों का इजाफा करके उसे 30 अगस्त तक बढ़ा दिया है। 5 दिन की हिरासत की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद चिदम्बरम को पीर को खुसूसी जज अजय कुमार की अदालत में पेश किया गया था। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद जज ने पहले फैसला 20 मिनट के लिए महफूज रखा। उन्होंने इसके बाद फैसला सुनाते हुए चिदम्बरम की सीबीआई की हिरासती मुद्दत 4 दिन बढ़ाने का हुक्म दिया। समाअत के दौरान चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम भी मौजूद थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए साबिक मरकजी वजीर चिदम्बरम की जानिब से दायर उबूरी जमानत अर्जी को गैर अमली करार देते हुए पीर को खारिज कर दिया। जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि चिदम्बरम की गिरफ्तारी के साथ ही उनकी मुताल्लिका अर्जी गैर अमली हो चुकी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से मुतालिक मामले में समाअत जारी है, जबकि सीबीआई रिमांड के खिलाफ चिदम्बरम की अर्जी लिस्टिंग के पेच में फंस गई है, क्योंकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से फिलहाल इसकी मंजूरी नहीं मिली है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पीर को कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों को बगैर इजाजत कश्मीर का दौरा करने पर अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन ने अपनी इस हरकत से मरकज और जम्मू कश्मीर के गवर्नर को गैर जरूरी सियासत करने का मौका फराहम किया है। बीएसपी सुप्रीमो ने पीर को अपने ट्वीट में लिखा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद कश्मीर के जो हालात हैं उनके मामूल पर आने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। इसका थोड़ा इंतजार किया जाए तो बेहतर है, जिसे अदालत ने भी कबूल किया है। आर्टिकल 370 को मरकज़ के जरिए ख़त्म किए जाने पर मरकज़ की हिमायत करने के पार्टी के फैसले की वजाहत करते हुए उन्होंने लिखा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमेशा से मुल्क में मसावात व इत्तेहाद के कायल रहे हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर में अलग से आर्टिकल 370 की तजवीज़ के हामी नहीं थे और इसी वजह से बीएसपी ने पार्लियामेंट में इस दफ़ा को हटाए जाने की हिमायत की है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासती बजट को हकीकी सूरत हाल के मुताबिक तैयार करें, क्योंकि माशी बदहाली के असरात ने पूरे मुल्क के तमाम शोबों पर शदीद असर डाला है। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि गुज़िश्ता मार्च में अबूरी बजट पेश किया गया था और बहुत जल्द साल 2019-20 का मुकम्मल बजट असेंबली में पेश किया जाएगा। पीर के दिन वज़ीर आला केसीआर ने प्रगति भवन में बजट की तैयारी के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। इस इजलास में प्लानिंग कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार, हुकूमत के मुशीर राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी नरसिंह राव, फाइनेंस सेक्रेटरी राम किशन राव और महकमे खजाने के दीगर सरबराहान मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क भर में माशी निज़ाम काफ़ी ख़राब है, इसका असर तमाम शोबों पर पड़ चुका है, जिसकी वजह से आमदनी में कमी हो रही है। तमाम रियासतों में आमदनी में कमी आई है। इस पस मंज़र में रियासत तेलंगाना की आमदनी और रियासत की ज़रूरियात को नज़र में रखते हुए बजट तैयार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बजट को हकीकत पसंदाना नुक्ते नज़र के साथ बनाना चाहिए। अवामी फलाह बहबूद और ज़राअत की तरक्की पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि दूसरे शोबों के लिए भी मुनासिब बजट मख्तस किया जाए। मंगल को बजट तैयारी पर जायजा इजलास होगा। वज़ीर आला ने कहा कि बजट को हतमी शक्ल देने के बाद उस पर काबीना की मंजूरी हासिल की जाएगी और फिर असेंबली इजलास तलब करते हुए बजट को मंजूरी दी जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के एक वफद ने आदिलाबाद जिले में प्राणहिता नदी का दौरा करते हुए तुम्मडी हट्टी के पास पानी की मौजूदगी का मायना किया। पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी एमपी की क़यादत में कांग्रेस के कई अहम कायदीन वफद में शामिल थे, जिनमें कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी एमपी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक सीएलपी लीडर जाना रेड्डी, पी लक्ष्मैया, मोहम्मद अली शब्बीर, पूनम प्रभाकर और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अवामी दौलत को ज़ाय होने से बचाने की जितनी जिम्मेदारी अपोजिशन पर होती है, उतनी ही जिम्मेदारी मीडिया पर भी होती है। साबिक चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी ने यहाँ प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा था, जिसे BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करते हुए चिवल्ला तक पानी मुंतकिल करने का मनसूबा बनाया गया था, जिससे 16 लाख एकड़ अराजियात सैराब करने का निशाना था और इस प्रोजेक्ट का तखमीना 38,000 करोड़ रुपए लगाया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत राजशेखर रेड्डी हुकूमत ने केनाल की खुदाई के काम भी अंजाम दिए थे। बाद अज़ां तेलंगाना की तश्कील हुई और कांग्रेस को शिकस्त हुई। 2014 में चंद्रशेखर राव हुकूमत इख्तिदार में आई। उस वक्त भी केसीआर ने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का वादा करते हुए पार्लियामेंट और असेंबली में
केसीआर ने प्राणहिता चेवड़ा प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने का मुतालबा किया था, लेकिन 1.5 साल के बाद केसीआर ने अचानक अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाते हुए प्राणहिता चेवड़ा प्रोजेक्ट के मंसूबे को तब्दील करते हुए कालेश्वरम के मंसूबे को सामने लाया और प्रोजेक्ट के रीडिज़ाइन के नाम पर इस प्रोजेक्ट के काम को जारी नहीं रखा और कालेश्वरम को शुरू कर दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि प्राणहिता नदी के पास 160 टीएमसी पानी मौजूद रहता है और वैपकॉस ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 70 साल से यहां पानी मौजूद है। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर ही उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने साल 2008 में यहां 152 मीटर ऊंचाई वाला प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा था और इसका पाइलन आज भी है। 152 मीटर ऊंचाई वाले इस प्रोजेक्ट की तामीर से महाराष्ट्र के सिर्फ 3000 एकड़ अराजियाती महसूर होने का अंदाजा लगाया गया था, लेकिन केसीआर ने महाराष्ट्र का दौरा करते हुए तुम्मड़ीहट्टी के पास 148 मीटर ऊंचाई वाले बैरेज को तामीर करने का माहिदा हुकूमत महाराष्ट्र से कर लिया, लेकिन अब तक प्रोजेक्ट तामीर नहीं किया। उन्होंने तुम्मड़ीहट्टी के पास बैरेज तामीर करने का हुकूमत से मुतालबा किया। నీకు కాళేశ్వరం నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి చుక్క నీటికి దానికి ఒక విలువ కట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దాన్ని మేము అపోజ్ చేస్తలేము. కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశంలో ఉన్న పెద్ద ప్రాజెక్టులని కట్టిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఏ సాగునీటి ప్రాజెక్ట్ అయినా ఏ త్రాగునీటి ప్రాజెక్ట్ అయినా ఇక్కడ గాని ఎక్కడ గాని ఏ ప్రభుత్వం నిర్మించినా కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటది. ఇక్కడ బ్యారేజ్ కట్టి ఈ 120 టీఎంసీఓ ఈ 130 టీఎంసీఓ తీసుకుపోయి ఈ రాష్ట్రానికి మేలు చేసి అదనపు నీళ్లు కాళేశ్వరం నుంచి లిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది మా వాదన. మరి అనేక మార్లు రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పిన విషయం ఒకసారి ఇప్పుడు గుర్తు చేస్తున్నా. 5 మంది చీఫ్ ఇంజనీర్లని ఇదే ముఖ్యమంత్రి హెలికాప్టర్ పెట్టి తిప్పినా వాళ్ళు ఇక్కడనే కట్టాలి అక్కడ కట్టొద్దన్నారు. అయినా ఇప్పుడు మేమేం దాన్ని రేజ్ చేస్తలేము. బట్ అదొక రికార్డులో ఉన్న విషయం తెలియజేస్తున్నా. కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఈ మధ్య రేజ్ చేసిన విషయం కూడా నేను ముందుస్తున్నా. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో 2 టీఎంసీ నుంచి 3 టీఎంసీకి కెపాసిటీ లిఫ్ట్ చేసి ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు 1000 కోట్ల పనులు టెండర్లు నామినేషన్ మీద ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ ప్రభుత్వంలో గాని ఏ ప్రభుత్వంలో గాని 5 లక్షల రూపాయలు దాటితే నామినేషన్ వర్క్స్ ఇవ్వచ్చా? మరి ఏ ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఇస్తున్న విషయం కూడా ఈరోజు ప్రశ్నిస్తున్నాము. అదేవిధంగా పెద్దలు బట్టి విక్రమార్క గారు, జీవన్ రెడ్డి గారు, హనుమంతరావు గారు, షబీర్ అలీ గారు, జానారెడ్డి గారు, పొన్నా లక్ష్మయ్య గారు ఈ ప్రాజెక్టుల విషయంలో అనేక మార్లు అవినీతి జరిగిందనే విషయం కూడా ముందుకొచ్చారు. మేము దాని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా ఒకటే విషయం చెప్తున్నాం. ఎందుకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకి గ్లోబల్ టెండర్స్ పిలువలేదు? ఎందుకంటే ఇది అంతా తెలంగాణ ప్రజల అమూల్యమైన సొమ్మని విషయం. దాన్ని ప్రస్తావిస్తూ నేను మరింత సమయం తీసుకోకుండా ఒకటే విషయం ఈరోజు ప్రధాన డిమాండు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు విషయం చెప్పాలి. ఇది ప్రాజెక్టు రీడిజైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా అనేక మార్లు కేసీఆర్ గారు సరే రీడిజైన్ తో సహా మేము తుమ్మడిహట్టిలో కూడా బ్యారేజ్ కడతాము, నాకు తెలిసిన లెక్క ఇక్కడి నుంచి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి 2 లక్షలు ఇస్తాము, ఇక్కడి నుంచి నేను నీళ్ళు కూడా తీసుకుపోతాం అన్నాడు. మరి మీడియా మిత్రులు మీరు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉందంటే ఇప్పటి వరకు 80,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టుంటారు. అంటే నేను ప్రభుత్వ లెక్కలే చెప్తున్నా మీకు. అక్కడనేమో 80,000 కోట్లు ఖర్చు పెడతారు, ఇక్కడనేమో 100 కోట్లు కూడా ఎందుకు ఖర్చు పెట్టరు మీరు? అక్కడ తట్టని మట్టి కూడా ఎందుకు పెడతారు మీరు? ఇది దేనికి సంకేతం అనే విషయం ఒక్కసారి మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ, మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ త్రాగునీరు సాగునీరు ఏ ప్రాజెక్టులు నిర్మించినా మా సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుంది. ఎక్కడ మేము దానికి సపోర్ట్గా మాట్లాడతాం. కానీ తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన ఈరోజు ఈ తుమ్మడిహట్టి బ్యారేజ్ నిర్మిస్తే తెలంగాణ ప్రజలకి తెలంగాణ రైతులకి మేలు జరుగుతున్న విషయం మరి స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాం.
तेलंगाना हुकूमत के बाविखार कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से मुतालिक दाखिल करदा मुख्तलिफ दरखास्तों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने समाअत मुलतवी कर दी है। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इस बात से वाकिफ करवाया था कि तमाम उमूर का जायजा लेने के बाद ही इजाज़तनामे जारी किए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने समाअत के बाद इस सिलसिले में हलफनामा दाखिल करने की मरकज से ख्वाहिश की। आइंदा समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि रियासत में नक्सलिज्म का मसला नहीं है। माओ नवाजों से मुतासिरा रियासतों के साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से दिल्ली में तलब करदा इजलास के मौके पर कौमी दारुल हुकूमत में मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की मुनासिब पॉलिसी और महकमा पुलिस के मुनासिब इक़दामात के नतीजे में रियासत से नक्सलिज्म का मुकम्मल खात्मा हो गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बाद सरहदी इलाकों में नक्सलाइट्स का मसला अभी भी बाकी है। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने मार्केटिंग के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए जारिया साल कपास की खरीदी के इंतजामात का जायजा लिया और उन्होंने कपास की कीमत का भी ऐलान किया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि पहली मियाद की कपास फ़ी कुंटल 5,550 रुपये मुकर्रर की गई है। दूसरी मियाद की कपास 5,255 रुपये से खरीदी जाएगी। गुज़िश्ता साल 230 कपास के मिलों और 37 मार्केट यार्ड्स में कपास की खरीदी की गई थी। इस मरतबा 302 मिल्स को कपास की खरीदी की इजाज़त दी गई है। कपास की खरीदी के मकाम पर तमाम सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। नाप तोल में किसी किस्म का फ़र्क नहीं आना चाहिए। किसानों से ज़ायद रकम वसूल ना की जाए। कपास की खरीदी के फौरी बाद किसानों के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन तरीक़ेकार से रकम मुंतकिल की जाए। हर हफ्ता 6 दिन कपास की खरीदी करने की उन्होंने हिदायत दी। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 5% तक कपास की पैदावार में इजाफा हो रहा है। इस साल दुनिया भर में 34.59 मिलियन हेक्टेयर पर कपास की पैदावार हुई है। उन्होंने कहा कि ज़िले और रियासती सतह की कमेटियों को तश्कील देते हुए कपास की वक्तन फ़ौक्तन खरीदी का जायज़ा लिया जाए। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस मौके पर कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अली रानी, महकमा ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पार्थ सारथी, कमिश्नर ज़राअत राहुल बोजा और दूसरे मौजूद थे। वज़ीर लेबर व एम्प्लॉयमेंट CH मल्ला रेड्डी ने आज डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ तेलंगाना मोबाइल ऐप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर लेबर ने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई प्रोग्राम्स मुनक़िद कर रही है। ख़ास तौर पर बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ तेलंगाना के नाम से नए गाइडलाइंस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस ऐप में मुलाजिमत फराहम करने वाले इदारे और कंपनियों के अलावा बेरोज़गार नौजवानों की तफसीलात पेश की गई हैं। इस ऐप में रोज़गार की तमाम तफसीलात दस्तियाब रहेंगी। इस ऐप के ज़रिए कंपनी, इदारा बेरोज़गार नौजवानों से मुशावरत कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े फराहम करने वाली मुल्क में एक भी मुफ्त वेबसाइट नहीं है। पहली मरतबा तेलंगाना में इससे मुतारिफ़ किया गया। बेरोज़गार नौजवानों को एक पैसा खर्च किए बगैर ही मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए जाने की सहूलत भी इस ऐप में फराहम की गई है। इस ऐप में नाम का इंदराज करने वाले बेरोज़गार नौजवानों को खाली जायदादों की तफसीलात और इतलात वक्तन फ़ौक़तन फराहम की जाती हैं। उन्होंने बताया कि अब तक DET तेलंगाना में 45,000 से ज़ायद खाली जायदादों और कंपनियों व इदारों की तफसीलात पेश की गई हैं। उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों को मशवरा दिया कि वो तेलंगाना हुकूमत के इस मुनफरिद ऐप से इस्तेफ़ादा करते हुए रोज़गार से मरबूत हों। इस मौके पर IT के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, कमिश्नर लेबर AY नायक और दूसरे मौजूद थे। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि हैदराबाद में गणेश विसर्जन के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मेयर B राम मोहन, रुकन असम्बली D नागेंद्र के साथ आज उन्होंने खैरताबाद गणेश मंडप का दौरा करते हुए वहां के कामों का मायना किया। B राम मोहन ने बताया कि तमाम भक्तों को खैरताबाद गणेश में दर्शन को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन के लिए 32 कुंटों की सहूलत फराहम की जा रही है। 10 दिनों तक भक्तों और आवाम को किसी भी किस्म की मुश्किलात दरपेश ना हो, इसके लिए GHMC के अहदेदारों को हिदायत जारी की गई है। इसके अलावा बरखी का मौसर इंतजाम करने की भी हिदायत दी गई है। 24 घंटे गणेश मंडपों के पास CCTV कैमरों के जरिए निगरानी करने की भी हिदायत दी गई है। उन्होंने गणेश मंडपों के जिम्मेदारों से मुताल्लिका पुलिस स्टेशन से इजाज़तनामे हासिल करते हुए हुकूमत के साथ ताउन की ख्वाहिश की है। वज़ीर पंचायत राज एरावली दयाकरराव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल जीवन मिशन स्कीम के तहत तेलंगाना के मिशन भागीरथा प्रोग्राम के निस्फ अखराजात मरकजी हुकूमत बर्दाश्त करे। उन्होंने बताया कि मिशन भागीरथा स्कीम की अमल आवरी पर सालाना 2110 करोड़ रुपए की ज़रूरत है।
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने दिल्ली में जल जीवन मिशन स्कीम पर तमाम रियासतों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया था। इस इजलास में वजीर दयाकर राव ने शिरकत करते हुए जामे रिपोर्ट मरकज के हवाले की। उन्होंने मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की सदारत में मुनक्किद इजलास में शिरकत करते हुए तेलंगाना में जारी मिशन भागीरथ स्कीम से मुतालिक इजलास को वाकिफ करवाया। इस मौके पर वजीर ने कहा कि तेलंगाना में खवातीन पीने के पानी के लिए जो मुश्किलात उठा रही थी, इसको देखते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मिशन भागीरथ स्कीम के जरिए अवाम को साफ पानी फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मुल्क के लिए मिसाली बन गई है। मरकजी हुकूमत ने इस स्कीम से तरगीब लेते हुए जल जीवन मिशन प्रोग्राम शुरू किया है। दयाकर राव ने मरकजी वजीर से इनफरादी तौर पर मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी भी की। इस मौके पर वजीर ने कहा कि जल जीवन मिशन और भागीरथ स्कीम एक ही हैं, इसलिए मरकज को चाहिए कि वो तेलंगाना हुकूमत की मदद करें। वजीर ने बताया कि गुज़िश्ता साल मुनक्किदा इजलास में मिशन भागीरथ स्कीम के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा करते हुए नुमाइंदगी की गई थी। मिशन भागीरथ स्कीम पर 40,028 करोड़ की रकम खर्च की जा रही है। इसके लिए तेलंगाना हुकूमत ने नाबार्ड से 80% रकम बतौर कर्ज ली है और 20% रकम रियासती हुकूमत अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया है और मन की बात में इस प्रोग्राम की सताइश भी की है। इस स्कीम के लिए तेलंगाना हुकूमत को हटको अवार्ड के लिए भी मुंतखब किया गया है। बीजेपी कायद व साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी डी राजा की जानिब से आर्टिकल 370 की मनसूखी को गैर जमहूरी करार देने की शदीद मजम्मत की। सहाफत के लिए जारी बयान में दत्तात्रेय ने कहा कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी मौक़िफ़ फराहम करने वाली दफ़ा की तनसीख पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की मंजूरी से हुई है। इसके लिए कई इलाकाई जमातें बशमूल समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तेलुगुदेशम, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी और एआईएडीएमके ने भी तायद की थी। लोकसभा में इसे 2/3 अक्सरियत के साथ और राज्यसभा में 3/3 अक्सरियत के साथ मंजूरी दी गई। ऐसे में ये किस तरह गैर जमहूरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत के इस तारीखी फैसले की मुल्क भर से सताइश की जा रही है। दत्तात्रेय ने कहा कि मुल्क के इत्तेहाद और पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मोदी हुकूमत ने यह फैसला लिया था। इससे कश्मीर की तरक्की के अलावा वहां अमन भी कायम होगा। बीजेपी कायद ने कहा कि कश्मीर में हालात मामूल पर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में अपोजिशन जमातों का एक वफद श्रीनगर पहुंचकर वहां के हालात को कशीदा करने की कोशिश कर रहा है। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी ने डबल बेडरूम मकानात की अदम फराहमी पर इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर पार्टी के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर पार्टी के सदर एल रमना ने कहा कि गरीब आवाम को मकानात फराहम करने की स्कीम का पिछली हुकूमतों ने आगाज़ किया था, जिसे चंद्रबाबू नायडू ने भी जारी रखा, लेकिन केसीआर गुज़िश्ता 6 साल से अवाम मुखालिफ हुकूमत चला रहे हैं। हुकूमत गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने में नाकाम रही है। 2 लाख करोड़ रुपए के बजट वाली रियासत में अवाम एक छत से महरूम है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आवाम को फ़ायदा पहुंचाने वाली किसी भी स्कीम पर मौसर अमल आवारी नहीं हो रही है। उन्होंने ऐलान किया कि गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकानात देने तक तेलुगुदेशम पार्टी जद्दोजहद करेगी। इस मौके पर टीडीपी कायद आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम कहाँ है, सवाल करने वाले इंदिरा पार्क आकर देखें। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम से 2 लाख मकानात फराहम करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 9,000 मकानात की तामीर ही मुकम्मल हुई। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने अपनी पूरी तवज्जो तेलुगुदेशम के कायदीन को खरीदने पर मरकूज की है। केसीआर मेहमान नवाजी पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को मकानात फराहम नहीं कर रहे हैं। तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली एम नागेश्वर राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी अपने मफादात के लिए काम करती है। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी ज़िंदगी में वो कभी भी तेलुगुदेशम पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान ने 3 नए जजेस को हलफ दिलाया। वाज़ेह रहे कि जस्टिस विनोद कुमार, जस्टिस अभिषेक रेड्डी, जस्टिस लक्ष्मण को तेलंगाना हाईकोर्ट के जजेस की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। तकरीब हल्फ बर्दारी में जजेस और हाई कोर्ट के अहदेदारान भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स विनोद कुमार, ए अभिषेक रेड्डी और के लक्ष्मण को जजेस की हैसियत से मुकर्रर करने की सदर जमहूरिया से सिफारिश की थी। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने कॉलेजियम की सिफारिशात को मंजूरी दे दी। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हाई कोर्ट में जुमला 24 जजेस की गुंजाइश है। 1 जनवरी को 13 जजेस की हलफ बर्दारी अमल में आई, जिनमें एक वजीफे पर सुबुकदोश हो गए और दीगर 2 जजेस का तबादला कर दिया गया, जिसके बाद जजेस की तादाद 10 तक पहुंच गई। बाद अज़ां जस्टिस जी श्रीदेवी की खिदमत हासिल करने के बाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 11 तक पहुंच गई। मजीद 3 जजेस के तकर्रुर के बाद अब हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 14 हो गई है। हाई कोर्ट में मजीद 10 जजेस का तकर्रुर किया जाना है। इस दौरान एडवोकेट्स की जानिब से तेलंगाना हाई कोर्ट में जजेस की तादाद को 42 करने का मुतालबा किया जा रहा है।
तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन की हैसियत से गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने पीर के दिन हलफ ले लिया। काउंसिल के नायब सदर नशीन नेति विद्यासागर राव ने उन्हें हलफ दिलाया। इस मौके पर शहर से ताल्लुक रखने वाले काबिनी वुजरा, असेंबली सेक्रेटरी नरसिमुलुचारी के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए सुखेंदर रेड्डी ने रुकने काउंसिल बनाए जाने पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया और उनकी कामयाबी के लिए ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो मौका दिया गया है वो उसके जरिए आवाम की खिदमत करेंगे, खासकर नलगुंडा जिले की तरक्की के लिए काम करेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा तंजीमों ने वजीर ईटला राजेंद्र के बारे में झूठी खबरों की मजम्मत की है। SC, ST, BC अकलियती तुलबा तंजीमों ने कहा कि किसी सबूत के बगैर साजिश के तहत ईटला राजेंद्र की सियासी शख्सियत को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। तुलबा कायदीन ने कहा कि SC, ST, BC और अकलियतें सियासी तौर पर मजबूत हो रहे हैं। ये बात आला ज़ात वालों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए ईटला राजेंद्र को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि दीगर तबके के कायदीन खौफजदा हो जाएं। आला ज़ात वालों की इस तरह की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। రాష్ట్ర మంత్రి బడుగు బలహీన వర్గాలకు అన్నా అంటే నేనున్నా అనేటువంటి ఏకైక వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈటల రాజేందర్ గారు. ఇవాళ ఈటల రాజేందర్ గారి వ్యక్తిత్వాన్ని చాలా చిన్నగా చేసి చూయించే క్రమంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రభ, మన తెలంగాణ పత్రికలు ఏదైతే ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన సమాచారం చెప్పాల్సినటువంటి గత్యంతరం ఈటల రాజేందర్ గారికి లేదని చెప్పేసి కూడా ఓయూ చేసి ముక్త కంఠంతో డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నది. ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమంలో బడుగు బలహీన వర్గాల విద్యార్థులు జైలు గోడల మధ్య నలుగుతా ఉంటే తన యావత్ ఆస్తులను కూడా తాకట్టు పెట్టి విద్యార్థులను జైలు గోడల నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చినటువంటి గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఈటల రాజేందర్ గారిది. ఇవాళ దేశంలోనే ఒక బీసీలలో బలమైన నేతగా ఎదుగుతున్నటువంటి ఈటల రాజేందర్ గారి వ్యక్తిత్వాన్ని తక్కువ చేస్తే మిగతా సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి నాయకులు భయపడాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక తప్పుడు కథనాలను ప్రచురించి ఇవాళ SC, ST, BC మైనారిటీ వర్గాల వ్యక్తిత్వాలను తక్కువ చేసినట్టుగా భావిస్తా ఉన్నాం. బేషరతుగా ఆంధ్రప్రభ, మన తెలంగాణ పత్రికలు క్షమాపణ 48 గంటల్లోగా చెప్పకపోతే ఇవాళ ఓయూ జేఏసీ తరపున ఆ యాజమాన్యాల ఇళ్లను గాని ఆఫీసులను గాని కూడా ముట్టడిస్తామని చెప్పేసి కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. सदर नशीन महकमा सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन M. श्रीनिवास रेड्डी ने वाजे किया है कि राशन शॉप्स के जरिए गरीब तबके को फराहम किए जाने वाले चावल के अलावा सरकारी स्कूल्स और हॉस्टल्स को सरबराह किए जाने वाले बारीक चावल की क्वालिटी के मामले में किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। इसी तरह रियासत भर में मौजूदा पेट्रोल पंप्स में क्वांटिटी, बैतुल खलाएं, पीने के पानी की सहूलत के साथ गाड़ियों में हवा भरने जैसी बुनियादी सहूलियात पर मौसर तरीके से अमल आवरी की जाएगी। उन्होंने आज महकमे सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के कमिश्नर अकुन सब्रवाल के साथ महकमे के जेर एहतमाम कायम करदा असरी पेट्रोल बंक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वाज़े तौर पर हिदायत दी है कि गरीब अफराद को फराहम किए जाने वाले चावल के मियार के किसी भी किस्म से समझौता ना किया जाए। चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक चावल के मियार के मामले में सख्त मौक़ुफ़ इख्तियार किया गया है और सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के तकनीकी उमूर में माहिर अमले पर मुश्तमिल खुसूसी क्वालिटी कंट्रोल विंग का क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि टेक्निकल और एनफोर्समेंट ओहदेदारों पर मुश्तमिल खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए गोदामों में चावल के मियार की जाँच की जा रही है। तिरुपति में दहशतगर्दी का कोई खतरा नहीं है। ज़िला SP A. राजन ने कहा कि इस ताल्लुक से आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मौजूदा तौर पर तिरुपति में मामूल की तलाशी ली जा रही है। तमिलनाडु में दहशतगर्दों के दाखिल होने की इत्तलात के पेश नज़र SP ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तिरुपति टाउन में सिक्योरिटी सख्त है। तिरुपति के तमाम इलाकों में नस्ब कैमरे बेहतर तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की इत्तलात थी कि बस स्टैंड्स में बाज़ कैमरे मुनासिब तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे मकामात पर नए कैमरे लगाने के लिए हुक्काम को मकतूब रवाना किया गया है। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान पाकिस्तान के सभी मसाइल दो तरफा, किसी तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में PM मोदी ने किया ऐलान। अपोजिशन के जादू टोने से हो रही है बीजेपी कायदीन की मौत। भोपाल की MP प्रज्ञा ठाकुर का अजीबो गरीब बयान। साबिक मरकजी वजीर चिदम्बरम की CBI हिरासत में 30 अगस्त तक तौसी। तेलंगाना बजट पर वजीर आला चंद्रशेखर राव ने मुनक्किद किया इजलास। कहा बजट में सभी शोबों को मिले बराबर की अहमियत। और कांग्रेस कायदीन ने किया तुम्मडी हट्टी का दौरा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदनवानियों का लगाया इल्जाम। नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।